आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो जितनी अंधेरी है उतनी ही ज्यादा इंसानी दिमाग को उलझा देने वाली भी है। हाँ, और जब भी खबरों में किसी बेहद खूंखार अपराध या किसी सीरियल किलर का जिक्र आता है ना, तो हर आम इंसान के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इंसान इस हद तक क्रूर कैसे हो सकता है। सही कहा आपने। देखिए, आज की हमारी इस गहरी चर्चा का उद्देश्य किसी भी तरह के हिंसा का महिमा मंडन करना नहीं है। मतलब उसे बढ़ावा देना या सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है। वही तो, बल्कि हमारा मकसद मानव मनोविज्ञान के उस सबसे परेशान करने वाले और गहरे सवाल का जवाब ढूंढना है कि एक साधारण सा दिखने वाला इंसान अत्यधिक क्रूरता करने के लिए क्यों और कैसे प्रेरित होता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो आज मुख्य स्रोत सामग्री है वो कोई आम किताब नहीं है। हम जाने माने क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर बेरी डी की बेहद चर्चित किताब टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस बियॉन्ड ईविल पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और इस किताब की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? जी। ये केवल कोर्ट के पुराने रिकॉर्ड्स, पुलिस की बंद फाइलों या सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है। एकदम सही। इसमें आधुनिक इतिहास के कुछ सबसे खतरनाक हिंसक अपराधियों के साथ सीधे आमने सामने किए गए साक्षात्कारों का बिल्कुल कच्चा, खौफनाक और बिना फिल्टर किया हुआ सच शामिल है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जहां लेखक एक सुरक्षित ऑफिस में बैठकर अपनी राय बना रहे हों। नहीं, बिल्कुल वो नहीं। सचमुच उन अपराधियों के साथ हाई सिक्योरिटी जेलों के छोटे कमरों में बैठे, उनकी आंखों में देखा, उनके बात करने के तरीके को महसूस किया और उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की। और यही वो बात है जो इस किताब को क्रिमिनोलॉजी और मनोविज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर बनाती है। जब लोग किसी अपराधी के बारे में केवल अखबारों में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं, तो वो बस एक हेडलाइन या एक कहानी का हिस्सा लगता है। हाँ, दूर से देखने जैसा। सही कहा। लेकिन जब एक अनुभवी क्रिमिनोलॉजिस्ट उन लोगों के ठीक सामने एक मेज के उस पार बैठकर उनसे सवाल करता है, तो ऐसी कई मनोवैज्ञानिक परतें खुलती हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन या कोर्टरूम की बहस में अक्सर छिप जाती हैं। क्योंकि क्रिस्टोफर बेरिडी ने इन हत्यारों को उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की आवाज में अपनी प्रेरणाओं को समझाते हुए सुना है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लेखक ने केवल उनकी बातें नहीं सुनी, बल्कि उनका पूरा ध्यान उन अपराधियों की शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने के लहजे और उनके चेहरे के बदलते भावों पर था। हाँ, और किताब में एक बहुत ही डरावना वाकया है। लेखक बताते हैं कि कैसे एक अपराधी बहुत ही सामान्य तरीके से मुस्कुराते हुए चाय पी रहा था। हाँ, और मौसम की बात कर रहा था। सोचें जरा। और अगले ही पल बिना अपने चेहरे की एक भी मांसपेशी हिलाए उसने अपने द्वारा की गई एक बेहद भयानक हत्या का वर्णन ऐसे शुरू किया जैसे वो बाजार से सब्जी लाने की बात कर रहा हो। ये सुनकर सच में अजीब सी शेरन होने लगती है। इन साक्षात्कारों के माध्यम से दो मुख्य कारण बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए हैं। पहला है दूसरे इंसान पर पूरी तरह से सत्ता और नियंत्रण यानी पावर और कंट्रोल हासिल करने की भूख। और दूसरा है अंदर से पूरी तरह से भावनात्मक रूप से खाली होना, एक ऐसा सन्नाटा जहां कोई भावना मौजूद ही नहीं है। वो चाय पीने वाली बात और ये सत्ता और नियंत्रण वाला पहलू, ये सच में बहुत खौफनाक है। किताब में जिस तरह से इन साक्षात्कारों का वर्णन है उसे ये साफ झलकता है कि अपराध करते समय वे एक अलग ही दुनिया में होते हैं। एकदम सही। वे ऐसे बात करते हैं जैसे किसी की जान लेना कोई अपराध नहीं, बल्कि उनकी खुद की कोई उपलब्धि हो। जैसे उन्होंने किसी इंसान की जिंदगी छीनकर खुद को भगवान के बराबर साबित कर दिया हो। वो पल जब कोई दूसरा इंसान उनके सामने पूरी तरह से बेबस होता है, जिंदगी की भीख मांग रहा होता है, वो बेबसी उन अपराधियों को एक अजीब तरह का नशा, एक ताकत का एहसास कराती है। हाँ, और जो दूसरा पॉइंट है भावनात्मक खालीपन, वो और भी ज्यादा उलझन में डालने वाला है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के अंदर दर्द, दया या घबराहट जैसी कोई चीज ही ना हो? क्या वे इंसानों को इंसान मानते ही नहीं है? देखिए, मनोविज्ञान इसे बहुत गहराई से समझाता है। उनके लिए बाकी इंसान केवल वस्तु या टूल होते हैं जिनका इस्तेमाल वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। सिर्फ एक टूल की तरह। हाँ, एक आम इंसान के दिमाग में एक ब्रेक होता है जिसे हम एम्पैथी या सहानुभूति कहते हैं। ये वही क्षमता है जो एक इंसान को दूसरे का दर्द महसूस करवाती है। जब कोई रोता है तो हमें भी तकलीफ होती है। सही कहा। लेकिन एक साइकोपैथ के दिमाग में ये ब्रेक पूरी तरह से गायब होता है। बेरी डी ने अपनी बातचीत के दौरान ये बार बार महसूस किया कि ये अपराधी दुनिया को एक शतरंज की बिसात की तरह देखते हैं।
उनके लिए भावनाएं केवल एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल करके वे अपना काम निकाल सकते हैं। मतलब उन्हें इस खालीपन से कोई परेशानी नहीं होती? बिल्कुल नहीं। ये खालीपन उनके लिए कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वे इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उन्हें लगता है कि चूंकि वे भावनाओं के बोझ तले दबे नहीं हैं, इसलिए वे आम लोगों से ज्यादा आजाद और आजाद ख्यालों वाले हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर जब समाज में राक्षस या सीरियल किलर शब्द का इस्तेमाल होता है तो लोगों के दिमाग में किसी बहुत ही डरावने, अजीबोगरीब दिखने वाले या हमेशा गुस्से में रहने वाले इंसान की छवि बनती है। हाँ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। वही तो, ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा किसी अंधेरी गली में छिपकर बैठा होगा। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि ये अपराधी अक्सर ऐसे कोई दूर के राक्षस नहीं होते। वे समाज के बीच आम लोगों की तरह रहने वाले, ऑफिस जाने वाले, यहाँ तक कि बहुत ही आकर्षक लोग हो सकते हैं। और इसी छिपने की कला को मनोविज्ञान की भाषा में मास्क ऑफ सैनिटी यानी सामान्य होने का मुखौटा कहा जाता है। बैरी डी ने उन लक्षणों को बहुत बारीकी से डिकोड किया है जो एक साइकोपैथ को इस मुखौटे को ओढ़ने में मदद करते हैं। तो आखिर वो खुद को छिपाते कैसे हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार होता है उनका सुपरफिशियल चार्म यानी दिखावटी आकर्षण। दिखावटी आकर्षण मतलब वो जानबूझकर इतने अच्छे और मिलनसार बनते हैं ताकि कोई उन पर शक न करे। बिल्कुल, वे बातचीत में इतने माहिर होते हैं, उनकी भाषा इतनी सादी हुई होती है कि पहली मुलाकात में कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हो सकता है। वे बहुत मजाकिया हो सकते हैं, आत्मविश्वास से भरे हो सकते हैं, वे सामने वाले को रीड करने में बहुत तेज होते हैं। यानी वे तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को क्या सुनना पसंद है। इंटरव्यू का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। कमाल है। यही कारण है कि जब वे पकड़े जाते हैं तो उनके पड़ोसी या सहकर्मी अक्सर हैरान होकर कहते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छा इंसान था, हमेशा मुस्कुराकर बात करता था। और इसके अलावा और क्या लक्षण होते हैं? दूसरा बड़ा लक्षण है उनका चरम स्तर का अहंकार या नार्सिसिज्म। वे खुद को दुनिया के सभी नियमों और कानूनों से ऊपर मानते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतने चतुर हैं कि कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। ये तो सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ इतना आकर्षण और दूसरी तरफ इतना खतरनाक अहंकार, और शायद इसी वजह से उनके अंदर अपराध बोध या पछतावे जैसी कोई चीज नहीं होती। एकदम सही पकड़ा आपने। अपराध बोध का ना होना उनके मनोविज्ञान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक सामान्य इंसान अगर गलती से किसी की गाड़ी को खरोच भी मार दे तो उसे कई दिनों तक बुरा लगता है। हाँ, नींद नहीं आती। लेकिन साइकोपैथ किसी की जान लेने के बाद भी रात को बहुत आराम से चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि उनका दिमाग उस पछतावे को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसके साथ ही उनमें एक भावनात्मक ठंडापन या इमोशनल कोल्डनेस होता है। भले ही वे बाहर से कितने भी गर्मजोशी से मिले, अंदर से वे पूरी तरह से ठंडे और कैलकुलेटिव होते हैं। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है, बाहर से इतने आकर्षक और अंदर से पूरी तरह से शून्य। उनकी ये हरपेर करने की कला, जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं, वो किस स्तर की होती है ये बैरी डी की किताब पढ़कर समझ आता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वे लोगों की भावनाओं के साथ कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। सही कहा। वे सामने वाले की कमजोरियों को तुरंत पकड़ लेते हैं और फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन ये सब सुनकर दिमाग में एक बहुत ही पुराना और गहरा सवाल गूंजने लगता है। आखिर कोई इंसान ऐसा बनता कैसे है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या ये बुराई जन्मजात होती है या फिर किसी इंसान के बचपन का माहौल, उसके साथ हुए हादसे उसे ऐसा बनाते हैं? मनोविज्ञान की दुनिया में इस नेचर वर्सेस नर्चर यानी प्रकृति बनाम पोषण की बहस का आज तक कोई एक सीधा जवाब नहीं मिल पाया है। किताब में इस बारे में क्या निष्कर्ष निकाला गया है? क्रिस्टोफर बैरीडीन ने अपनी किताब में कई ऐसे क्रिमिनल्स के इंटरव्यू किए हैं जो इस बहस के दोनों पक्षों को सामने रखते हैं। अगर हम नर्चर या माहौल की बात करें तो साक्षात्कारों में ये दर्दनाक सच्चाई सामने आई कि कई हत्यारों ने बचपन में बहुत भारी आघात या ट्रॉमा झेला था। यानी उनके साथ फिजिकल या मेंटल अब्यूज हुआ था? हाँ, शारीरिक, मानसिक या यौन रूप से गंभीर दुर्व्यवहार हुआ था। जिस उम्र में एक बच्चे के दिमाग का विकास हो रहा होता है, जब उसे सुरक्षा और प्यार की जरूरत होती है, उस उम्र में उन्हें केवल उपेक्षा, हिंसा और नफरत मिली। तो उसका दिमाग पर असर पड़ता है? बिल्कुल। जब दिमाग को लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है तो भावनाओं को महसूस करने वाला हिस्सा सिकुड़ जाता है और खुद को बचाने की वृत्ति हावी हो जाती है।
इसके अलावा विज्ञान ने मस्तिष्क की असामान्यताओं या फ्रंटल लोब की चोटों को भी हिंसक व्यवहार से जोड़ा है। लेकिन रुकिए, अगर बचपन के आघात को ही इसका मुख्य कारण मान लिया जाए तो फिर हर वो इंसान जिसके साथ बचपन में बुरा हुआ है उसे तो अपराधी बन जाना चाहिए था। वही तो सबसे बड़ा पेच है इस थियोरी में। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। बहुत से लोग बुरे हालात से निकलकर बेहद अच्छे इंसान बनते हैं, और किताब में शायद ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां हत्यारों का बचपन बिल्कुल सामान्य था। और यही बात इस पूरे विषय को इतना डरावना और जटिल बना देती है। किताब में ऐसे खूंखार अपराधियों के केस भी मौजूद हैं जो बहुत ही अच्छे, अमीर और संस्कारी परिवारों से आते थे। उन्हें बचपन में खूब प्यार मिला, सबसे अच्छी शिक्षा मिली, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, फिर भी वे बड़े होकर क्रूर हत्यारे बन गए। हाँ, जब साइकियाट्रिस्ट उनके दिमाग का अध्ययन करते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां कोई ठोस कारण नजर नहीं आता। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर वो बुराई या वो साइकोपैथी जन्म से ही मौजूद होती है, जैसे उनके डीएनए का हिस्सा हो। ये सोचना कि कोई सामान्य माहौल में पलकर भी ऐसा बन सकता है, सारे मनोवैज्ञानिक तर्कों को हिला कर रख देता है। बिल्कुल, और इसीलिए इसे केवल प्रकृति या केवल पोषण कहना गलत होगा। ये इन दोनों का एक बहुत ही उलझा हुआ मिश्रण है जिसे पूरी तरह से डिकोड करना अभी भी बाकी है। सही बात है। लेकिन उनके पैदा होने या बनने के कारण चाहे जो भी हो, उनका काम करने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। और ये समझना समाज के लिए बहुत जरूरी है कि ये अपराध अक्सर आवेग में या अचानक आए गुस्से में नहीं किए जाते, बल्कि ये बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई रणनीतिक प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। हाँ, ये धारणा बहुत आम है कि हिंसक अपराधी अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अपना आपा खो बैठते हैं या गुस्से में अंधे होकर कुछ कर बैठते हैं। जबकि सच्चाई इससे अलग है। किताब तो कुछ और ही कहानी बयान करती है। ये अपराधी शिकार को चुनते हैं, योजना बनाते हैं और एक शिकारी की तरह जाल बिछाते हैं। ये बहुत ही शांत और सोचे समझे तरीके से काम करते हैं, है ना? जी, इस प्रक्रिया को ग्रूमिंग या शिकार को तैयार करना कहा जाता है। कोई भी चतुर शिकारी तब तक हमला नहीं करता जब तक कि शिकार पूरी तरह से बेखबर और उसके नियंत्रण में ना हो। तो इसके लिए वो क्या तरीके अपनाते हैं? इसके लिए वे सबसे पहले विश्वास जीतने का खेल खेलते हैं। किताब में बताया गया है कि कैसे कुछ हत्यारे बहुत ही कमजोर या जरूरतमंद दिखने का नाटक करते थे ताकि सामने वाला इंसान अपनी सुरक्षा की दीवार गिरा दे और मदद के लिए आगे आए। वो सहानुभूति बटोरने में उस्ताद होते हैं। या फिर वे अधिकार या अथॉरिटी का दिखावा करते होंगे। हाँ, जैसे कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी बनकर बात करना ताकि लोग बिना शक किए उनकी बात मान लें। एक बार जब सामने वाला व्यक्ति उन पर भरोसा करने लगता है, उनके साथ अकेला होने को सुरक्षित मान लेता है, तब ये शिकारी अपना असली रूप दिखाता है। ये जो तरीका है, ये सिर्फ सीरियल किलर्स तक सीमित नहीं है। ये जानकारी समाज में रहने वाले हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वार्निंग है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे शिकारी हमारे आसपास सामाजिक और भावनात्मक रूप से कैसे काम करते हैं। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि जो खतरनाक है वो दूर से ही खतरनाक लगेगा, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान बहुत तेजी से किसी की जिंदगी में आकर उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो, उसे उसके दोस्तों या परिवार से अलग कर रहा हो या भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा हो, तो ये सभी खतरे के बहुत बड़े संकेत यानी रेड फ्लैग्स हैं। ये बहुत ही अहम बात है। ये ज्ञान केवल क्रिमिनोलॉजिस्ट्स या पुलिस फिल्मों में बंद रहने के लिए नहीं है। जब कोई समझ लेता है कि हेरफेर कैसे काम करती है, तो वो खुद को ऐसे लोगों से बचा सकता है। वो झूठे आकर्षण और असली इंसानियत के बीच का फर्क समझ सकता है। और शायद यही वो वजह है जो हमें इस चर्चा के अगले और सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हम अक्सर देखते हैं कि लोग ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज घंटों तक देखते रहते हैं। ऐसी सीरीज के लाखों करोड़ों व्यूज होते हैं। हाँ, ये सच है। क्रिस्टोफर बेरेडी की ये किताब बेस्ट सेलर लिस्ट में रहती है। आखिर क्यों मानव समाज का बुराई, हत्यारों और खूंखार अपराधियों के प्रति इतना गहरा और अजीब सा आकर्षण है? क्या ये इंसानों की कोई बीमार मानसिकता है जो उन्हें डरावनी चीजें देखने पर मजबूर करती है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो क्रिस्टोफर बेरेडी का सिद्धांत और विकासवादी मनोविज्ञान इसके पीछे बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक कारण बताता है।
समाज की ये जो गहरी जिज्ञासा है, ये असल में कोई अजीब या बीमार शौक नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये इंसानों के खुद को बचाने की एक बहुत ही आदिम वृत्ति है, जिसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहा जाता है। अच्छा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हाँ, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो वो खूंखार जानवरों के पदचिन्हों और उनके शिकार करने के तरीकों का अध्ययन करता था, ताकि खुद उनका शिकार होने से बच सके। और अब माहौल बदल गया है। आज के समय में जंगल कंक्रीट के हो गए हैं और खतरनाक जानवर वे इंसान बन गए हैं, जो समाज के नियमों को तोड़कर दूसरों की जान लेते हैं। ये नजरिया तो पूरी कहानी को ही बदल देता है। मतलब हम इन हत्यारों और अपराधियों के बारे में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें खून खराबा पसंद है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम अनजाने में ही सही उनके दिमाग को समझना चाहते हैं। एकदम सही कहा। हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वे कैसे फंसाते हैं, ताकि अगर कभी असली जिंदगी में हमारा सामना ऐसे किसी इंसान से हो तो हम खतरे की घंटी को सुन सकें। बिल्कुल, हम एक सुरक्षित दूरी से मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे पक्ष का सामना करना चाहते हैं। अपने घर में, अपने लिविंग रूम या बेडरूम में सुरक्षित बैठकर किताब पढ़ते हुए या डॉक्यूमेंट्री देखते हुए लोग उस खतरे का अध्ययन कर रहे होते हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। हाँ, लोग खुद से ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं किसी खतरे को पहचानने में सक्षम हूँ। ये आकर्षण बुराई को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि बुराई के प्रति एक रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म विकसित करने के लिए होता है। और देखा जाए तो बेरी डाइस की किताब ठीक यही काम करती है। हाँ, ये साक्षात्कारों के जरिए सीधे खतरे के केंद्र में ले जाती है, लेकिन पढ़ने वाले को एक सुरक्षित घेरे के अंदर रखती है। आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस हमें अपराधियों के दिमाग की वो तस्वीर दिखाती है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन इस पूरी चर्चा और इस किताब का उद्देश्य डराना या रात की नींद उड़ाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमें सचेत और जागरूक होने के लिए प्रेरित करती हैं। जब समाज इन खतरनाक व्यवहारों, साइकोपैथी के बारीक लक्षणों और हेरफेर की कला को गहराई से समझ लेता है, तो वो खुद को बहुत बेहतर ढंग से सुरक्षित रख सकता है। अज्ञानता अक्सर खतरे को बुलावा देती है, लेकिन इस तरह का ज्ञान एक मजबूत ढाल का काम करता है। बिल्कुल सही। जो लोग मनोविज्ञान की इन बारीकियों को समझते हैं, वे आसानी से किसी मैनिपुलेटर का शिकार नहीं बनते। वे खोखले आकर्षण और असली सहानुभूति के बीच का अंतर पहचान सकते हैं। वही सबसे बड़ी बात है। ये किताब इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि समाज को मानव स्वभाव के अंधकार से आंखें नहीं चुरानी चाहिए, उसे सीधा देखना चाहिए, उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका डटकर सामना किया जा सके। आज की इस पूरी चर्चा से बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इसे खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक ऐसा नया और प्रोवोकेटिव विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। हाँ, जरूर। अभी हमने बात की कि ट्रू क्राइम हमें एक सुरक्षित दूरी से चालाकी और खतरे को पहचानना सिखाता है, और ये इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। लेकिन अगर ट्रू क्राइम हमें खतरे को पहचानना सिखाता है, तो क्या इसका हद से ज्यादा उपभोग समाज को पैरानॉइड भी बना सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि लगातार इन हिंसक चीजों को देखने और सुनने से हम अपने आसपास के बिल्कुल सामान्य और निर्दोष लोगों में भी अनजाने में साइकोपैथ के लक्षण ढूंढने लग जाते हैं? क्या समाज बिना वजह हर इंसान की हरकतों पर शक करने लगा है? और क्या ये जानकारी हमें सुरक्षित बनाने के बजाय कहीं मानसिक रूप से ज्यादा असुरक्षित तो नहीं कर रही? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी गहरी चर्चा में।